प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 आपका सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार के प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। आज आपका पद है, जा पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीरगत दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती ध्रुव रेखा सी अराल, अपलक नव नील नयन विशाल, माँ के उर शिशुषा समी, सोया धारा में एक दीप, उर्मिल प्रभा को देख कर प्रति वे कौन विहग क्या विकल को, वे कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज गृह शोक, छाया की कोकी को विलोक, छाया की कोकी को विलोक। ये पद है। प्रारंभ की आपकी लाइन पंक्तियां हैं आपकी, जा पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा सा कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। इन पंक्तियों को आप रेखांकित कर लीजिएगा। भावार्थ इस पद का, जिससे आपको प्रश्नों में सुगमता हो जाए। कवि सुमित्रा नंदन पंत अपनी मित्र मंडली के साथ चांदनी रात में नौका विहार के लिए निकले। उसका मार्मिक वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, मनोहरम वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, जा पहुंची चपला बीच धार, जो नाव थी वो गंगा की बीच धार में पहुंच गई, बीचा बीच में गंगा की धार में पहुंच गई। छिप गया चांदनी का, जो चांदनी रूपी रेत था, इस पर चांदनी का प्रकाश पड़ रहा था, वो ओझल हो गया नेत्रों से, वो दूर हो गए, वो उनकी नेत्रों से ओझल हो गए, किनारे दिखाई नहीं दे रहे थे, कगार किनारे। दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर, तो जो तट थे गंगा के वो दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे, मानव की दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे, दो भुजाओं के समान प्रतीत हो रहे थे। धारा का कृष कोमल शरीर, और वो धारा रूपी छीड़काई कोमल दुबली पतली युवती का आलिंगन करने को अधीर, उसका आलिंगन करने को अर्थात उसे अपने सीने से लगाने को अधीर थे, बेचैन थे। किनारे ऐसे प्रतीत हो रहे थे, दोनों तट अपनी बाहें फैला कर ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो वो उस दुबली पतली गंगा रूपी युवती की, धारा रूपी युवती का आलिंगन करने के लिए, उसे अपने वक्ष से लगाने के लिए अधीर हों, व्याकुल हों, बेचैन हों। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती ध्रुव रेखा सी, जो दूर वृक्षों की पंक्तियां थी वो ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो वो भौं की रेखाएं हों, दोनों भौं की रेखाएं हों। वृक्षों की पंक्तियां ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे भ्रू माने भौं, रेखा से भौं के समान रेखा सी प्रतीत हो रही थी। ठीक है, जैसे भौं होती हैं, ठीक उसी प्रकार से वृक्षों की पंक्तियां दोनों भूमियों के समान प्रतीत हो रही थीं, लग रही थीं। आप पलक नभ नील नयन विशाल, आप पलक नभ नील नयन विशाल, और जो आकाश है वो अपलक होकर के बिना पलक झपकाए उस नील वर्णी युवती के नेत्रों को देख रहा था। नील वर्णी, नीले रंग वाली युवती, धारा को यहाँ युवती है तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है, तो धारा को कैसे नीले नेत्रों वाली युवती के नेत्रों को अपलक होकर के आकाश देख रहे हैं, गगन देख रहा। माँ के उर शिशुषा समीप, सोया धारा में एक दीप। नाव आगे बढ़ती है तो वहां एक दीप दिखाई, दीप चारों ओर जल होता है, बीच में उसका मिट्टी का टीला टाइप का होता है, क्षेत्र होता है जिसे दीप कहते हैं। तो वो दीप दिखाई पड़ा दे रहा था
तो कवि को ऐसा लग रहा था, उसकी कल्पना ऐसी हुई, ऐसा लग रहा था वो भी जैसे अपनी माता की छाती से चिपका हुआ बालक सोया हुआ, सोया धारा में एक थी, जैसे अपनी माँ की छाती पर चिपका हुआ बालक सो रहा हो, उर्मिल प्रवाह को कर प्रति, और जो जल की धारा थी उस पर छींटा पड़ते थे तो बहुत सुंदर दिख रहा था। वह कौन विहग क्या विकल को उड़ता हरने निज गृह सो। फिर वहां से पक्षी उड़ते हैं तो उसको उड़ता हुआ देख करके कभी कहते हैं, अरे वो कौन पक्षी है, वह कौन पक्षी उड़ रहा है, क्या विकल को, क्या व्याकुल होकर के चकवा उड़ रहा है। कोक माने चकवा, चकवा उड़ रहा है, उड़ता हरने निज गृह सो। वो अपनी परछाई को जब जल में देखता है तो उसकी समझ में आता है शायद मेरी कोकी चकवी वहाँ है, तो उससे मिलने के लिए, अपने दुख को दूर करने के लिए, उसके भय को दूर करने के लिए वह उड़ रहा हो उससे मिलने के लिए। किससे? कोकी से मिलने के लिए, चकवी से मिलने के लिए उड़ रहा हो। छाया की कोकी को लो, और अपनी छाया को जब वो जल में देखता है तो उसे कोकी समझ करके उससे मिलने के लिए, अपने भय को दूर करने के लिए वह उससे मिलने के लिए उड़ रहा हो। ये पद है आपका, इसके प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपका ये पद या ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित नौका विहार से लिया गया है, जो उनके गुंजन काव्य से उद्धृत है या अवतरित। दूसरे है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। बता दिए, मुझसे समझा देती हैं। जब कभी अपनी मित्र मंडली के साथ भ्रमण में निकला, नौका विहार के भ्रमण में निकला, तो उसकी नाव चलते चलते बीच धार में पहुंच गई, और जो नदी के दोनों किनारों की ओर बालू फैला हुआ था, रेत चांदनी में चमक रहा था, वो उनकी नेत्रों से ओझल हो गया, अर्थात अदृश्य हो गया, दिखाई नहीं पड़ रहा था। दो बाहों से दूरस्थ तीर, तीर माने किनारे, तट, तो जो गंगा के उस नदी के गंगा के किनारे थे वो दो बाहों के समान दिखाई पड़ रहे थे, दो भुजाओं के समान दिखाई पड़ रहे थे। धारा का रस कोमल से, धारा रूपी युवती जो दुबली पतली छरहरे बदन की है, उस युवती को अपने कंठ से लगाने के लिए, उसका आलिंगन करने के लिए अधीर हूं, ऐसा कवि को प्रतीत हो रहा था, ऐसा पंत जी को प्रतीत हो रहा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3। नौका विहार के समय कवि को दूर से दिखने वाले तट कैसे प्रतीत हो रहे हैं या होते हैं? तो नौका विहार के समय कवि को दूर से दिखने वाले तट दो विशाल भुजाओं के समान प्रतीत हो रहे थे, जो दुबली पतली छरहरी धारा रूपी युवती का आलिंगन करने को अधीर थे, बेचैन थे, व्याकुल थे। अगला प्रश्न है आपका, कवि को वृक्षों को देखकर कैसा प्रतीत हुआ? कवि को वृक्षों को देखकर के कैसा प्रतीत हुआ? इसका उत्तर है, कवि को जो वृक्षों की पंक्तियां थी वो इस प्रकार प्रतीत हो रही थी, ऐसी लग रही थी जैसे उस युवती की दोनों भौं के मध्य की, दोनों भौं की रेखाएं, अर्थात नदी के इस तट पर और इस तट पर जो वृक्ष थे वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे उस दुबली पतली धारा रूपी युवती के भौएं हों, भौं के समान प्रतीत हो रही थीं। अगला प्रश्न है, धारा के बीच स्थित दीप कैसा दिखाई देता है? कवि को दीप कैसा दिखाई दे रहा था? तो धारा के बीच स्थित जो दीप था वो ऐसा लग रहा था कवि को कि जैसे कोई छोटा सा शिशु अपनी माता की छाती से चिपक करके सोया हुआ हो, और धारा रूपी बूंदें उस पर पड़ रही हैं जो अत्यंत मनमोहक लग रही थीं। आपका नौका विहार का पाठ समाप्त होता है। अगले भाग में आपको बापू के प्रति
से प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।